यदि आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है और आपने ठान लिया है कि टीजीटी और पीजीटी में हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, तो यकीनन आपको रोकने वाला कोई नहीं है और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बशर्ते आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके अंदर वो होना चाहिए, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, आई कैन डू इट। ठीक है, मैं कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा। ऐसा यदि आप मान लेंगे और ठान लेंगे तो यकीनन आप जो है सफल हो पाएंगे। इसको पूरी तरह से वेरीफाई किया है, इसको सिद्ध किया है कल के रिजल्ट ने। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं में ऐसे ऐसे बच्चे टॉप किए हैं जो कि जिसके पिताजी किसी के ऑटो ड्राइवर हैं, किसी के और है मजदूरी करते हैं, तो किसी की खेती करते हैं। उससे आपको सीख लेनी चाहिए। और किसी के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो आदमी देखता नहीं है, लेकिन आप लोग तो आसपास देखते हैं। अपने आसपास की कहानियों से मोटिवेट होइए। आपको खुद अपने आप से मोटिवेट होना चाहिए, ना कि किसी और से। महत्वपूर्ण सेशन की पहला क्वेश्चन है, यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्त में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? कापरनिकस, गैलीलियो, प्लेटो या फिर जॉन्स केपलर ने? इसको सबसे पहले जो है प्रदर्शित किया था जॉन्स केपलर ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सर्वप्रथम केपलर ने ही यह स्पष्ट किया था कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करते हैं तथा इसने सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना था। यानी कि केपलर ने सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना था। और कापरनिकस ने क्या किया था? इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में ही सूर्य है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये कापरनिकस का स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन्स केपलर। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, या फिर ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोब पर वृत्त की वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का आकार जो है वो गोले के समान है, इसलिए यह एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे ही तो सूर्य के केवल आधे भाग पर ही जब रोशनी आती है सूर्य की पृथ्वी पर, तो उस टाइम क्या होता है? दिन होता है। और जिस साइड रोशनी नहीं आती उस साइड क्या होता है? रात होता है। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो रात और दिन को विभाजित करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? ताज़ा गिरी बर्फ पर, घने बादल पर, पुरानी बर्फ पर, या फिर मिट्टी यानी कि गहरे रंग की? तो परावर्तन क्रिया से प्रभावित होकर सूर्य ताप यानी कि जो परावर्तन क्रिया से प्रभावित होता है, सूर्य ताप की जो मात्रा होती है पृथ्वी सतह या वायुमंडल में न रुककर शून्य में लौट जाता है। इस परावर्तित सूर्यताप को ही क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। सतहों का एल्बिडो मतलब कई तरह का होता है। जैसे ताज़ा गिरा बर्फ पर एल्बिडो कितना होता है? 80 to 90%। यानी जो ताज़ा गिरा बर्फ होता है वो होता है 80 to 90%, यानी कि 80 से 90%। और जो घने बादल होते हैं इसमें होता है 70 से 80%। और जो पुरानी बर्फ़ होती है इसमें होता है आपका 50 से 60%। और जो मिट्टी होती है उसमें होता है 8 से 14%। तो सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? सबसे ज़्यादा हो रहा है 80 से 90% ताज़ा गिरा बर्फ़ में। ये क्वेश्चन आपको अलग से भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक एल्बिडो कहाँ होता है? तो ताज़ा गिरे बर्फ़ में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न, आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है, वायुमंडलीय दाब, सूर्य ताप, या फिर वर्षा, या फिर चौथा ऑप्शन तापमान। तो क्या होता है? आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा तो होती है, लेकिन इस किसको जो है दो जगहों पर जोड़ती है? तो यह जोड़ती है आपका तापमान पे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कुछ ऐसे जो है आइसोथर्म समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। जो आइसोथर्म होता है समान जो तापमान को मिलाती है वही एक रेखा होती है। अन्य जो सममान रेखाएं वो कौन किसी होता है? आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। और चौथा है, पवन का वेग ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा मापा जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फेरल के नियमानुसार
पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तरी ध्रुवी ज्योति यानी कि ऑरोरा बोरियालिस उत्पन्न होती है बाह्यमंडल में, आयनमंडल में, ओजोन मंडल में या फिर समताप मंडल में। तो यह होती है बाह्यमंडल में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है भूपर्पटी में, मेंटल में, बाह्य क्रोड में या फिर आंतरिक क्रोड में। तो सबसे ज़्यादा जो आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है वह पाया जाता है मेंटल में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जाएगा। और क्रस्ट के नीचे महो असमर्थता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या फिर क्वार्ट्ज। तो कौन सा है? यह है आपका क्वार्टजाइट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए कुछ देखते हैं शैले और उनके मैलिक शैले और उनके कायांतरिक रूप। ये चूना पत्थर क्या होता है? चूना पत्थर जो परिवर्तित होता है संगमरमर में, कोयला ग्रेफाइट में, स्लेट, शैल या फिर अभ्रक। ये स्लेट में शैल, स्लेट या फिर अभ्रक ये स्लेट में परिवर्तित होता है। फाइलाइट ग्रेवो सर्पेंटाइन में होता है। ग्रेनाइट नीच में बदलता है। और बेसाल्ट या रोयालाइट ये बदलता है सिस्ट में। अगला प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय खेती पेटी, अंध महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या फिर परिप्रशांत महासागरीय पेटी। किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके परिप्रशांत पेटी में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेबेंसरम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये आपको बताना है। वैडल, लाप्लास, स्ट्रेबो, रेटजल या फिर रिटर द्वारा। तो यह जो है प्रस्तुत की गई थी आपके रेटजल द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, कथन किसका है? एल फेब्रे का, वाइडर डी लाप्लास का, ग्रिफिथ टेलर का या फिर जीन ब्रून्स का। तो किसका कथन है? यह कथन है एल फेब्रे का। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, यह कथन किसका है? डिकिंसन का, हार्टसोन का, ब्लास का या फिर हरवर्सन का। तो प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, यह कथन है आपके विडल डी लाप्लास का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या फिर 6। तो जो भारत में सागरीय तट वाले राज्य हैं वह कितने हैं? वह हैं आपके 9। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सी है। और सबसे बड़ा जो राज्य है वो है गुजरात। ठीक है, यह है गुजरात सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न। कश्मीर घाटी निम्नलिखित के बीच है? पीर पंजाल और कराकोरम श्रेणियाँ, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियाँ, जास्कर और लद्दाख, शिवालिक और लद्दाख। तो कश्मीर घाटी किसके बीच है? यह है आपके पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? शुष्क मृदा, लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लेटेराइट मृदा। तो भारत में जिस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है वह मृदा है जलोढ़ मृदा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के घटित होने में समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे या फिर 24 घंटे 52 मिनट। कितनी होती है? यह होती है 12 घंटे 26 मिनट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न लेते हैं। महासागर की खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ताप प्रवणता, हेलोक्लाइन, प्रकाशीय क्षेत्र या फिर पिक्नोलाइन। तो इसको जाना जाता है हेलोक्लाइन के नाम से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कालस्वर्ग कटक रिज की स्थिति निम्नलिखित में से किस सागरीय विस्तार में है? अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी। तो इसमें किसका विस्तार है? किस सागर में विस्तार है ये आपको बताना था। तो यह जो विस्तार है यह है लाल सागर में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ये अरब सागर में है,
ये अरब सागर में स्थित विस्तार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पनामा नहर ये किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर को। सुएज नहर लाल सागर एवं अरब सागर को। कील नहर बाल्टी सागर एवं उत्तरी सागर को। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों सुमेलित हैं। बताना है सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और पनामा नहर किसको जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है, ये अटलांटिक से जोड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तापमान प्रतिलोपन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कौन सी है? मेघाच्छादन आकाश, तेज हवाएं, जाड़े की लंबी रात, ठंडी शुष्क हवा। तो कौन सी हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4, यानी कि जाड़े की लंबी रात और ठंडी शुष्क हवा। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारण में क्या सम्मिलित है? भारी वर्षा, उच्च अपेक्षित आर्द्रता, मेघाच्छादन या फिर डोल ड्रम की स्थिति। तो बताना है कौन सा ये सम्मिलित है। तो इसमें जो सम्मिलित है वो 1, 2, 3 और 4 सभी सम्मिलित हैं, यानी कि भारी वर्षा, उच्च सापेक्षित आर्द्रता, मेघाच्छादन आकाश और डोल ड्रम की स्थिति, चारों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये बताना है कौन सा है। ये घास का मैदान है और ये देश है लानोज। तो लानोज कहाँ पे है? लानोज है वेनेजुएला में। 1 का 2। प्रेरीज कहाँ पे है? प्रेरीज यूएसए में है। बी का 3। पंपास कहाँ पे है? तो पंपास अर्जेंटीना में है। और डाउन्स कहाँ पे है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, यानी कि डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाए। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग निम्नलिखित वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम किसने किया था? E.P. ओडम, फ्रेडरिक क्लीमेंट, A.G. टांसले या फिर चार्ल्स सदरलैंड। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। E.G. टांसले ने किया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या फिर अपघटक को। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक पोषण किसको प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है सर्वाहारी को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? वन, तालाब, घासी मैदान या फिर शुष्क स्थल। तो जो जीव भार का पिरामिड होता है किस स्थिति पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? यह होता है आपका तालाब में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना प्रथम, यानी कि पुराना और प्रथम जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? ये आपको पूछ सकता है पुराना या फिर प्रथम। खोपोली, पाइकरा, मेटूर या फिर सिद्रा बाग। तो कौन सा सबसे पुराना है? यह सिद्रा बाग। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और सिद्रा बाग कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थापना 1897 में हुई थी और यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि कौन सा आप किससे मैच करेगा। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि ये किस क्रांति के अंतर्गत आता है? ये श्वेत क्रांति में, यानी खाद्यान्न उत्पादन सबसे पहले ये आता है हरित क्रांति में, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति 1 का 1। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। ये आपको अलग अलग भी पूछ सकता है, लेकिन ये कूट में दिया हुआ है। ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है और ए ही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। तालेचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। तो जो तालचर कोयला क्षेत्र है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महासागरों में अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाला पदार्थ कहलाता क्या है? पंख, बजरी, रेत या फिर ऊज। तो महासागरों में अत्यधिक गहराई में जो जमा होता है पदार्थ उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऊज। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ठंडी धारा नहीं है? कनारी, बेंगुला, ओयोसियो या फिर अगुलहास। इसमें बताना है कि ठंडी धारा इसमें कौन सा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगुलहास।
अगुलहास ठंडी नहीं गर्म धारा है। अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन उल्कापिंड का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? किसी पदार्थ का एक भाग जो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता। अगला है, चमकदार गैसी पूछ वाला धूमकेतु। अंतरिक्षी पिंडों का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। या फिर चौथा है, सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक छोटा चट्टानी पिंड। तो उल्कापिंड का कौन सा एक सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो ये करता है आपका सी, अंतरिक्षी पिंडों का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो सीरीज का, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि जब पृथ्वी का घूर्णन गति नहीं होगा तो क्या होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा ये बताना आपको। तो 1 और 2, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात चक्र नहीं होगा। ठीक है, एक ही चीज़ हमेशा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की, जो कि कंटिन्यू रोज़ सुबह 8 बजे होती है और शाम को 7:30 बजे इतिहास की प्रैक्टिस होती है। एक प्रैक्टिस सेट हम कंबाइन लाएंगे इतिहास और भूगोल की, जो कि सोशल साइंस के लिए टीजीटी की होगी। वो आएगी आपको 3 बजे। तो आप जो है ज़रूर विजिट करें और अपना सपना जो है शिक्षक बनने का वो साकार करने के क्षेत्र क्रम में एक कदम जरूर आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगने वाला है और आप इस सेशन को एंजॉय करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लेंगे, इसमें लगभग 32-34 क्वेश्चन हमने लिए हैं। आप उसमें कितना सही कर पा रहे हैं आप जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही हो जाएगा, समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड, मेंटल क्रोड तथा क्रोड, परपटी और मेंटल, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। तो किसके बीच पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेंटल तथा क्रोड के बीच। अब बात करते हैं, कोनराड असमता ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच में पाया जाता है, और मोहोरोविक असमता क्रस्ट और मेंटल के बीच। गुटेनबर्ग मेंटल और क्रोड के बीच पाया जाता है, और एक होता है रेपेटी जो कि ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पूरा चुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय तल या फिर सागर नीतल प्रसरण। तो कौन सा नहीं करता है? ये जो है तापीय संकुचन महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो कौन सा दर्शाता है? 7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति बनती है? नदी जल द्वारा, हिमनद कार्य, वायु कार्य या फिर समुद्री लहरों के कार्य। तो किसके द्वारा बनती है? ये बनती है हिमनद कार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। पैंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? पेनीप्लेन, पान प्लेन, प्लेन या फिर इंड्रम्फ। तो क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है इंड्रम्फ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 15 से 60 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो है 15 से 60 किलोमीटर। ये है, आपको पता है कि ओजोन लेयर जो होती है हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभक्षी यानी कि स्नोइटर कहा जाता है? चिनूक, सिराको, हर्मटन या फिर खमसिन। तो इसको बोलते हैं चिनूक को
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रक खेती एक विशेष प्रकार की खेती होती है, चाय की, ट्रकों की, गेहूं की या फिर सब्जियों की। जो तो ट्रक खेती जो होती है वह होती है आपके सब्जियों की एक विशेष प्रकार की खेती। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं, कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है, कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से की जाती हैं, या फिर कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से में सम्मिलित किया जाता है, कृषि, निर्माण, सेवाएं या फिर व्यापार। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये क्या जाता है 3 और 4 को, यानी कि सेवाएं और व्यापार को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एस्किमो, इग्लू, किर्गिज, यूर्त, मसाई, क्राल या फिर बद्दू, किबिटिका। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। आप बता सकते हैं एस्किमो क्या इग्लू से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बद्दू किबिटिका संबंधित नहीं है, बल्कि जो है इग्लू एस्किमो द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। ये एस्किमो है, इनकी आवास दिया गया है। इग्लू एस्किमो बनाते हैं, किर्गिज जो है यूर्त बनाते हैं, और यह मध्य एशिया के किर्गिज द्वारा बनाया जाता है। और जो मसाई हैं वो क्रालमुख बनाते हैं, जबकि चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्दू। अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर या फिर नॉर्वेजियन सागर में। तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके उत्तरी सागर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्रीवायरांग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है रूस में, बेलारूस में, यूक्रेन में या फिर कजाकिस्तान में। तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है यूक्रेन में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यूक्रेन किससे जुड़ा हुआ था अभी रिसेंटली विवादों से? तो आप कमेंट करके बताएंगे किससे किससे विवाद हो रहा था यूक्रेन का। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है? 16.38, 16.68 या फिर 17.38, और चौथा है 16.68%। तो इसमें महिला और पुरुषों का जो अंतराल है साक्षरता का कितना है ये आपको बताना है। तो ये जो है 16.68% का अंतराल है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो कौन कहता है? ये कहता है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है महान हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। तो ये कहाँ स्थित है? ये मध्य हिमालय तथा मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। नदियों का तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा या फिर डी लूना और सुकरी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये गंगा और पेनगंगा सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? अरिय, निहारिका, नाभिकी या फिर तारा। तो यह आएगा निहारिका प्रतिरूप में। बी ऑप्शन करेक्ट है। कारागंडा कोयला क्षेत्र अवस्थित है फ्रांस में, कजाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर चीन में। यह स्थित है कजाकिस्तान में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? 31 से 37 डिग्री, 21 से 27 डिग्री या फिर 15 से 20 डिग्री, और चौथा है 16 से 21 डिग्री। तो यह होना चाहिए 21 से 27 डिग्री बीच में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अंध महासागर में जिसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं, दक्षिणी अंध महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। तो यह स्थित है उत्तरी अंध महासागर यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध का जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यह माना जाता है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्नलिखित में से किस प्रजाति के हैं? काकेसाइड प्रजाति, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड या फिर निग्रोटो। तो यह संबंधित हैं
मंगोलायड्स प्रजाति से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन करेक्ट है। और यह कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? फसलों की सघनता, खेतों का चक्र, एकल फसल, दोहरी फसल? तो स्थानांतरित खेती की अनिवार्य जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर बी, खेतों का चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्मान का ही है? दिक्मान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इकोटोन, आवास क्षेत्र, पारिस्थितिक कर्मता या फिर पारिस्थितिकी नीश? तो कौन सा है? यह है पारिस्थितिक कर्मता, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन? तो किसका विस्तार सर्वाधिक है? वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन रहे, 30 में आपने कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आप 20 से ऊपर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, यदि आप 20 से नीचे कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए हम मिलते हैं शाम को 7:30 बजे इतिहास की प्रैक्टिस के साथ। तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।